नमस्कार। आज हम हरियाणा की राजनीति के एक ऐसे कह सकते हैं दिग्गज नेता के सफर की गहराई में उतर रहे हैं जिनका नाम दशकों से चर्चा में रहा है, प्रोफेसर संपत सिंह जी। हमारे पास उनके लंबे राजनीतिक करियर, उनके उतार चढ़ाव और जो हालिया सुर्खियां हैं उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी है। बिल्कुल। प्रोफेसर संपत सिंह का करियर सिर्फ एक व्यक्ति का राजनीतिक सफर नहीं है। ये हरियाणा की पिछले आप मानिए 4-5 दशकों की जो राजनीति है उसका एक तरह से आईना है। इसमें दल बदल भी है, सत्ता का शिखर भी देखा है उन्होंने, हार जीत भी देखी है, और अब एक बार फिर भविष्य को लेकर क्या कहते हैं कयासों का दौर चल रहा है। तो आज हमारा मकसद यही है, इस जानकारी के आधार पर प्रोफेसर संपत सिंह की कहानी के जो अहम पहलू हैं उनको समझें। कैसे वो राजनीति में आए, कैसे उनका कद बढ़ा, क्यों उन्होंने पार्टियां बदलीं और आज वो जिस मोड़ पर खड़े हैं उसके पीछे की वजहें क्या हो सकती हैं। जी। चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती दिनों से। उनका जन्म फतेहाबाद के भट्टू कला गांव में हुआ 20 अप्रैल 1949 को। लेकिन ये प्रोफेसर नाम कैसे जुड़ा उनके साथ, ये हमेशा मेरे मन में एक सवाल रहता है। जी, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। असल में राजनीति में आने से पहले उन्होंने हिसार के एक कॉलेज में बतौर गेस्ट लेक्चरर पढ़ाया था। अच्छा। बस वहीं से ये प्रोफेसर का जो तमगा है उनके नाम के साथ जुड़ गया और फिर ये हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। और भट्टू कला गांव का होना वो उनके लिए राजनीतिक तौर पर काफी अहम साबित हुआ। वो कैसे? मतलब भट्टू कला से क्या कनेक्शन था? क्योंकि उसी दौर में 1977 में जननायक चौधरी देवीलाल जी भट्टू कला से ही विधायक चुनकर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। ओके। जाहिर है अपने ही इलाके के मुख्यमंत्री से संपत सिंह का संपर्क बना और देवीलाल जी ने उनकी काबिलियत को पहचाना भी। अच्छा, तो देवीलाल जी के साथ जुड़ने से ही उनके राजनीतिक करियर की कह सकते हैं नींव पड़ी। बिल्कुल। देवीलाल जी ने उन्हें अपना राजनीतिक सचिव नियुक्त किया। करीब 2 साल वो इस पद पर रहे, जो किसी भी युवा नेता के लिए राजनीति सीखने का एक बहुत बड़ा मौका होता है। पर हरियाणा की राजनीति आप जानती हैं हमेशा से ही थोड़ी अप्रत्याशित रही है। हाँ, ये तो है। 1979 में देवीलाल जी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। और फिर 1980 में वो सोनीपत से सांसद बन गए, तो फिर भट्टू कलान की विधानसभा सीट खाली हो गई होगी। हाँ बिल्कुल। और देवीलाल जी ने इस खाली सीट पर जो उपचुनाव हुआ उसके लिए अपने भरोसेमंद युवा साथी संपत सिंह को मैदान में उतारा। ओके। ये उनकी चुनावी राजनीति की कह लीजिए औपचारिक शुरुआत थी। हालांकि वो अपना पहला चुनाव हार गए। कांग्रेस के अनुभवी नेता थे रण सिंह, उनसे हार गए। पहली हार, लेकिन लगता है उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके चुनावी सफर, खासकर भट्टू कलान सीट से, वो काफी दिलचस्प रहा है। बहुत ज्यादा। पहली हार के बाद 1982 में उन्होंने फिर भट्टू कलां से चुनाव लड़ा, इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। अच्छा, निर्दलीय? जी। अतिन उन्होंने कांग्रेस के उसी रण सिंह को हरा दिया जिनसे वो पिछला चुनाव हारे थे। ये उनकी पहली जीत थी और इसने उन्हें विधानसभा में पहुंचा दिया। कमाल है, निर्दलीय जीतना तो अपने आप में बड़ी बात होती है। और इसके बाद तो वो लगातार जीतते रहे भट्टू कलां से। अगले 2 चुनाव भी जीते। 1987 में जब हरियाणा में देवीलाल जी की लहर थी, आपको याद होगा, उन्होंने लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के मनीराम गोदारा को हराया। फिर 1991 में, तब तक राजनीतिक समीकरण बदल चुके थे, उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और इस बार हरियाणा विकास पार्टी हवीपा, जो बंसीलाल जी की पार्टी थी, उसके मनीराम गोदारा को फिर शिकस्त दी। मतलब लगातार 3 बार। हाँ, तो एक तरह से हैट्रिक हो गई। 3 लगातार जीत, वो भी अलग अलग पार्टियों से या निर्दलीय। ये तो उनकी व्यक्तिगत पकड़ को दिखाता है उस इलाके में। निश्चित रूप से। और ये उस दौर की हरियाणा की राजनीति को भी दर्शाता है जहां नेता का अपना जनाधार कई बार पार्टी से ज्यादा मायने रखता था। सही बात है। लेकिन जीत का ये सिलसिला 1996 में टूटा। इस बार वो समता पार्टी के टिकट पर लड़े, लेकिन हवेपा के उन्हीं मनीराम गोदारा से हार गए जिनसे वो पहले जीत चुके थे। ओहो, तो भट्टू कलान से 3 जीत और 1 हार। लेकिन उनका सफर यही नहीं रुका, फतेहाबाद से भी उनका कुछ कनेक्शन रहा है ना? जी हाँ। 1998 में फतेहाबाद के जो तत्कालीन विधायक थे ईश्वर सिंह, उनका निधन हो गया, तो वहां उपचुनाव हुआ। अच्छा। इस उपचुनाव में संपत सिंह ने फिर वापसी की। उन्होंने हवेपा की प्रत्याशी थी जरनैल कौर, उनको हराकर फतेहाबाद सीट जीती। ये उनकी चौथी विधायकी थी। और इसी दौरान उन्हें मंत्री पद भी मिला था, शायद ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में। बिल्कुल सही। जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने तो संपत सिंह को वित्त जैसा महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया। वित्त मंत्री? जी। ये उनके राजनीतिक करियर का एक अहम पड़ाव था जहां वो सत्ता के काफी करीब पहुंचे थे। हाँ, वित्त मंत्री बनना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके बाद इनेलो का दौर आया उनके जीवन में। हाँ, 2000 के विधानसभा चुनाव में
वो इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के टिकट पर भट्टू कलां से फिर लड़े और कांग्रेस के जगदीश नेहरा को हराया। ये उनकी भट्टू कलां से चौथी और कुल मिलाकर 5वीं जीत थी। 5वीं बार विधायक। जी, लेकिन 2005 में कहानी फिर बदली। इनेलो के टिकट पर ही लड़ते हुए वो कांग्रेस के कुलवीर सिंह बेनीवाल से भट्टू कलां में हार गए। अच्छा, फिर हार गए। जी, और फिर 2008 में एक और बड़ा बदलाव आया जब परिसीमन हुआ। हाँ, डिलिमिटेशन जिसे कहते हैं। जी, 2008 में हुए परिसीमन यानी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं का जो पुनर्निर्धारण हुआ, उसमें भट्टू कलां विधानसभा सीट का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अरे, उसे दूसरी सीटों में मिला दिया गया। तो जिस सीट से संपत सिंह 4 बार विधायक बने थे, वो सीट ही नक्शे से गायब हो गई। ये तो उनके लिए बड़ा झटका रहा होगा, अपनी पारंपरिक सीट का खत्म हो जाता। तो कुल मिलाकर भट्टू कलां से 4 बार और फतेहाबाद से 1 बार यानी 5 बार विधायक बन चुके थे वो इस पॉइंट पर। बिल्कुल। और फिर आया उनके करियर का एक और बड़ा, शायद सबसे नाटकीय मोड़, 2009 में इनेलो छोड़ना। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला कदम था। मतलब लगभग 3 दशक तक देवीलाल और फिर चौटाला परिवार के साथ जुड़े रहने के बाद अचानक पार्टी छोड़ देना, इसके पीछे क्या वजहें बताई जाती हैं? जैसा कि स्रोत बताते हैं और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा थी, उनके और तत्कालीन इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के बीच मतभेद काफी बढ़ गए थे। ऐसी बातें थी कि पार्टी में उनकी शायद अनदेखी हो रही थी और उन्हें वो महत्व नहीं मिल रहा था जिसके वो खुद को हकदार समझते थे। आखिरकार 27 जुलाई 2009 को उन्होंने इनेलो को अलविदा कह दिया। और गए कहाँ? कांग्रेस में? ये तो और भी दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवारों को ही वो ज्यादातर हराते आए थे अपने करियर में। यही तो हरियाणा की राजनीति का दिलचस्प पहलू है। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। ये एक बड़ा राजनीतिक कदम था जिसने उस वक्त सबको चौंका दिया था। एक तरह से अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी खेमे में शामिल हो जाना। कांग्रेस में आने के बाद उनका राजनीतिक भविष्य कैसा रहा? क्या पार्टी ने उन्हें महत्व दिया? देखिए, शुरुआत तो अच्छी रही। कांग्रेस ने उन्हें 2009 के विधानसभा चुनाव में हिसार जिले की नलवा सीट से टिकट दिया। ओके, नई सीट थी उनके लिए। जी बिल्कुल, नई सीट, और उन्होंने यहां भी जीत दर्ज की। उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस हचका, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी द्वारा बनाई गई पार्टी थी, उसकी उम्मीदवार जसमा देवी जी, जो भजन लाल जी की पत्नी थी, उनको हराया। ये उनकी 6ठी विधायकी थी। 6ठी बार विधायक बनना, वो भी नई पार्टी और नई सीट से। ये तो उनकी राजनीतिक क्षमता को फिर से साबित करता है। हाँ, उस समय तो ऐसा ही लगा था कि कांग्रेस में उनका भविष्य उज्जवल है, लेकिन 2014 का जो साल था वो उनके लिए काफी निराशाजनक साबित हुआ। 2014 में तो देश भर में राजनीतिक हवा बदली थी, उसका असर हुआ क्या? लगता तो ऐसा ही है। 2014 के विधानसभा चुनाव में वो नलवा से फिर कांग्रेस के टिकट पर लड़े, लेकिन इस बार वो तीसरे नंबर पर खिसक गए। तीसरे नंबर पर? जी, चुनाव इनेलो के रणबीर गंगवा ने जीता था और हचका के चंद्रमोहन बिश्नोई दूसरे स्थान पर रहे थे। और उसी साल लोकसभा चुनाव भी हुए थे शायद। हाँ, और वहां भी नतीजा अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस ने उन्हें हिसार लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उस चुनाव में भी वो तीसरे स्थान पर रहे और यहां तक कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। अरे, जमानत जब्त? जी, जमानत जब्त होने का मतलब होता है कि उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का एक निश्चित हिस्सा, आमतौर पर 16, भी नहीं मिला। ये किसी भी बड़े नेता के लिए काफी शर्मिंदगी वाली बात मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। वो लोकसभा चुनाव इनेलो के दुष्यंत चौटाला ने जीता था, जिन्होंने हचकांक के कुलदीप बिश्नोई को हराया था। ओहो, तो 2014 में विधानसभा और लोकसभा दोनों में बड़ी हार, ये तो उनके करियर में एक बड़ा झटका था। बिल्कुल। तो कुल मिलाके जैसा हमने गिना, 6 बार विधायक रहे, 4 बार भट्टूकला, 1 बार फतेहाबाद और 1 बार नलवा से। और पार्टियां भी कितनी बदली? लोकदल, जनता पार्टी, समता पार्टी, इनेलो और फिर कांग्रेस। बाकी लंबा सफर रहा। बिल्कुल, ये सफर हरियाणा की उस राजनीतिक अस्थिरता और बदलते समीकरणों का भी गवाह है, जहां नेताओं को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कई बार मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। अब आते हैं उस हालिया घटनाक्रम पर जिसके कारण प्रोफेसर संपत सिंह एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। 2019 और फिर 2024 के विधानसभा चुनावों में उन्हें कांग्रेस से टिकट क्यों नहीं मिला? आखिर 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री को नजरअंदाज करने के पीछे क्या कहानी है? देखिए, राजनीति में टिकट कटना या मिलना कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, ये तो आप जानती हैं। लेकिन 2024 में टिकट ना मिलने के पीछे खास घटना का जिक्र सूत्रों के हवाले से किया जा रहा है। अच्छा, कौन सी घटना? कहानी जुड़ी है हिसार की आदमपुर सीट के उपचुनाव से, जो 2022 में हुआ था। आदमपुर उपचुनाव? हाँ, वो तो भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद हुआ था शायद? जी हाँ, बिल्कुल। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे, इसलिए उपचुनाव हुआ।
भाजपा ने उनके बेटे भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया। अब स्रोत ये बताते हैं कि कांग्रेस का जो हुड्डा खेमा है वो चाहता था कि प्रोफेसर संपत सिंह आदमपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार बने और भव्य बिश्नोई को टक्कर दे। लेकिन आदमपुर में बिश्नोई परिवार के खिलाफ लड़ना तो मतलब हमेशा से ही बहुत मुश्किल माना जाता है। शायद यही बात संपत सिंह ने भी सोची। जानकारी के मुताबिक उन्हें लगा कि ये सीट जीतना लगभग नामुमकिन है और सीधी हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कथित तौर पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अच्छा, उन्होंने मना कर दिया? जी, ऐसा कहा जा रहा है। और इसका नतीजा क्या हुआ? पार्टी ने फिर किसी और को लड़ाया होगा? हाँ, कांग्रेस ने फिर जयप्रकाश, जिन्हें सब जेपी के नाम से जानते हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया। जैसा कि अपेक्षित था, जेपी चुनाव हार गए और भव्य बिश्नोई जीत गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कुछ समय बाद 2024 के लोकसभा चुनाव हुए। क्या हुआ लोकसभा चुनाव में? कांग्रेस ने हिसार लोकसभा सीट से उसी जेपी को टिकट दे दिया जिन्होंने आदमपुर उपचुनाव लड़ा था। अच्छा। और चौंकाने वाली बात यह हुई कि जेपी चुनाव जीतकर सांसद बन गए। अरे वाह! तो इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि अगर संपत सिंह ने वो आदमपुर उपचुनाव लड़ लिया होता, भले ही हार जाते, तो शायद लोकसभा का टिकट उन्हें मिल सकता था। बिल्कुल। राजनीतिक गलियारों में और जो स्रोत की जानकारी है उसके अनुसार यही विश्लेषण चल रहा है। माना जा रहा है कि उनके उस एक फैसले ने उन्हें कांग्रेस की मुख्य धारा और खासकर हुड्डा खेमे से काफी दूर कर दिया। वरना शायद वो हिसार से लोकसभा प्रत्याशी होते और अगर वो सांसद बन जाते तो शायद उनके बेटे गौरव सिंह, जिन्हें वो राजनीति में लाना चाहते हैं, उनकी विधानसभा टिकट भी शायद पक्की हो जाती। ये तो वाकई क्या होता अगर वाला मामला बन गया। एक फैसले का इतना बड़ा असर। तो जब 2024 विधानसभा में उन्हें और उनके बेटे को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया फिर? टिकट कटने के बाद वो और उनके बेटे गौरव सिंह खुलकर सामने आ गए। उन्होंने हुड्डा खेमे के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की और कांग्रेस के अंदर ही कुमारी शैलजा खेमे के साथ जुड़ गए। ओके, गुटबाजी तो है ही कांग्रेस में। जी, हरियाणा कांग्रेस में ये गुटबाजी तो जग जाहिर है। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने कुछ किया, सुनने में आया था। हाँ, और ये कदम काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने नलवा विधानसभा सीट पर, जहां से वो खुद विधायक रह चुके थे, कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार अनिल मान, जिन्हें हुड्डा खेमे का माना जाता है, उनके खिलाफ खुलकर प्रचार किया। क्या अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार? ये तो मतलब अनुशासनहीनता का मामला बनता है। बिल्कुल। और इसका नतीजा भी दिलचस्प रहा। नलवा से कांग्रेस हार गई और भाजपा के उम्मीदवार रणधीर पनिहार जीत गए, जो आप कह सकती हैं कुलदीप बिश्नोई के करीबी माने जाते हैं। ओहो। तो एक तरह से संपत सिंह के विरोध का फायदा सीधा सीधा भाजपा को मिला। यहाँ तो समीकरण बहुत ही उलझ गए हैं। कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के खिलाफ काम करना, अब उनके भविष्य को लेकर क्या अटकलें लगाई जा रही हैं? क्या वो कांग्रेस में रहेंगे भी? ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त। प्रोफेसर संपत सिंह ने हाल ही में फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है। अच्छा, क्या लिखा है? जिसमें उन्होंने कहा कि वो नलवा और दूसरे इलाकों के साथियों से मिलकर हरियाणा की राजनीति के वर्तमान और भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं और इसे संघर्ष का वक्त बताया है। संघर्ष का वक्त? ये पोस्ट अपने आप में कई संकेत देती है। किसके खिलाफ संघर्ष और क्या संकेत? मतलब संकेत साफ तौर पर भविष्य के किसी बड़े कदम की ओर इशारा करते हैं। और सूत्रों के हवाले से जो सबसे बड़ी अटकल चल रही है वो ये है कि प्रोफेसर संपत सिंह जल्द ही अपने परिवार यानी बेटे गौरव सिंह समेत वापस इनेलो में शामिल हो सकते हैं। इनेलो में? जी, अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में। वापस इनेलो में, जहां से वो इतने मतभेदों के बाद निकले थे। जी, ये कैसे संभव है? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, खासकर हरियाणा की राजनीति में तो बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक तार्किक विश्लेषण दिया जा रहा है। उनके और उनके बेटे के लिए राजनीतिक भविष्य का सवाल है। कांग्रेस में खासकर हुड्डा खेमे के प्रभुत्व को देखते हुए उन्हें या उनके बेटे को टिकट मिलना अब लगभग नामुमकिन सा लगता है। और भाजपा में? भाजपा में हिसार और आसपास के इलाके में कुलदीप बिश्नोई का प्रभाव है और संपत सिंह के रिश्ते बिश्नोई परिवार से कभी बहुत अच्छे नहीं रहे, तो वहां भी दरवाजे बंद ही नजर आते हैं, ऐसा लगता है। तो फिर बचता है इनेलो ही? हाँ, देखा जाए तो इनेलो को भी पिछले कुछ चुनावों में काफी नुकसान हुआ है और वो अपने पुराने गढ़ों में मजबूत चेहरों की तलाश में। संपत सिंह एक अनुभवी नेता हैं, उनका अपना जनाधार रहा है, खासकर पुराने भट्टू कलां और फतेहाबाद के इलाकों में। हाँ, वो तो है। तो इनेलो में जाने से उन्हें और उनके बेटे को टिकट मिलने की संभावना शायद सबसे ज्यादा नजर आती है। तो ये एक तरह से दोनों पक्षों की राजनीतिक जरूरत बन सकती है। संपत सिंह को एक मंच चाहिए और इनेलो को एक मजबूत चेहरा।
यानी एक तरह से घर वापसी की तैयारी जो शायद राजनीतिक मजबूरियों और भविष्य की संभावनाओं पर आधारित हो सकती है। बिल्कुल कहा जा सकता है। ये दिखाता है कि राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। उनका पूरा करियर ही इस बात का एक उदाहरण है। तो ये थी प्रोफेसर संपत सिंह के कह सकते हैं 6 दशक के राजनीतिक जीवन की कहानी। गेस्ट लेक्चरर से मंत्री पद तक, कई पार्टियों का सफर, 6 बार विधायकी, बड़े नेताओं से नजदीकी और फिर मतभेद, और अब एक बार फिर राजनीतिक चौराहे पर खड़े होकर भविष्य के फैसले लेने की चुनौती। ये सारी जानकारी हमारे स्रोतों पर आधारित है। जी, और उनका सफर हरियाणा की राजनीति की कई परतों को खोलता है। यहाँ निष्ठाएं कैसे बदलती हैं, कैसे क्षेत्रीय समीकरण हावी होते हैं, और कैसे एक रणनीतिक चूक या एक कह सकते हैं डर में लिया गया फैसला, जैसा कि आदमपुर उपचुनाव के बारे में कहा जा रहा है, आपके पूरे राजनीतिक करियर की दिशा बदल सकता है। स्रोत का जो अंतिम वाक्य है वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। कई बार हमारा डर हमें फैसले लेने से रोक देता है, जिसकी कीमत हमें बाद में चुकानी पड़ती है। सचमुच, क्या वाकई व्यक्तिगत आशंकाएं, हार का डर हमें जीवन के या राजनीति के उन महत्वपूर्ण मोड़ों पर फैसले लेने से रोक देता है जिनका असर बहुत दूर तक होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी कभी ना कभी सोचते हैं। बिल्कुल। और प्रोफेसर संपत सिंह का अगला कदम क्या होगा, ये देखना यकीनन हरियाणा की राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए काफी दिलचस्प रहेगा।